तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था 14/12/2017 में, और ये थर्ड पाली का है। ठीक है, थर्ड पाली का है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो बताइए कौन सा है। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर निम्नलिखित सर्वप्रथम महिला कौन थी? बताइए कौन थी? तो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी? जो पहली राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य में। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक राज्यपाल रहीं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी पहली। तो राज्य पूछ सकता है कि कौन से राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। उनका कार्यकाल भी ध्यान रखना 1947 से 1949 तक था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? क्या है बताइए इसका यातायात प्रतीक का? टी जंक्शन। तो ए इज द राइट आंसर। उक्त प्रतीक को टी जंक्शन कहते हैं। इस प्रतीक का अर्थ है रास्ता पूर्ण रूप से बाएं या दाएं तरफ बदल जाएगा। टी जंक्शन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो बताइए किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो वो किया था मॉरिशस के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत मॉरिशस के बीच किया गया था। यह संशोधन 10 मई 2016 को किया गया था, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, 2016 में हुआ था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्णित में से नीति आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? तो बताइए कौन होते हैं? ये होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीति आयोग का पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति से क्या कहते हैं? जलाने की रीति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं झूम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के अंतर्गत वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? बताइए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो केंद्रीय प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका न्याय क्षेत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? वक्तव्य ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकार और कार्यों में वृद्धि लाना। सही बात है। इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना। देखिए ये लक्ष्य नहीं है इसका। ऑप्शन है करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और उनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। अतः ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो बताइए अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार का रेगिस्तान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका विस्तार मुख्यतः मकर रेखा के दक्षिण में है और इस कारण यह उपोष्ण जलवायु प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार
सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं। तो बताइए कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके कर सकती हैं। ए है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, सही है। निर्धन एवं भूमि लोगों के लिए आवास परियोजना, ये भी ठीक है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदू कानून ग्रंथ दया भाग किसने लिखा था? तो बताइए हिंदू कानून ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था जिमूत वाहन ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि ग्रंथ दया भाग के लेखक जिमूत वाहन हैं। हिंदी उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताएं हैं। प्रथम दया भाग जो बंगाल एवं असम में लागू है, तथा द्वितीय मिताक्षरा जो शेष भारत में लागू है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा रचित टीका है। यह ग्रंथ जनमन अधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। अरुणा आसफ अली ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नायिका के रूप में काम किया। वर्ष 1942 में जब अधिकांश नेता जेल चले गए तो अरुणा भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। वह रेडियो द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करती थी। अतः अरुणा को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःस्वयं अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। बताइए सिलिकोसिस, जो सिलिकोसिस बीमारी है वो इसके कारण हो जाती है। सिलिकोसिस नामक रोग व्यवसाय से संबंधित होता है। यह धूल में मौजूद सिलिका के कणों के कारण मनुष्य में होता है। यह फेफड़ों में होने वाली बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःस्वयं अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्ते तोड़ने और उत्खनन करने से जुड़े रहने की वजह से मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अभयारण्य में को बेमराण पक्षी अभयारण्य के नाम रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए कौन सा है? तो कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन सुन लीजिए। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को बेमनाड पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। यह अभयारण्य बेमनाड झील के पूर्वी तट पर केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर पक्षी हिमालय और साइबेरिया जैसे दूर इलाकों से आते हैं। अभयारण्य के प्रमुख पक्षी कोयल, जल पक्षी, उल्लू, लार्क, तोता आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्तिगत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं? तो किस मामले में ऐसा कहा था बताइए? ये कहा था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चिकित्सकीय सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अतः चिकित्सा के पेशे से जुड़े प्रत्येक सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना घायल नागरिक को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो परमानंद कटारा बनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए राज्य सूची के विषय और केंद्र सूची और समवर्ती सूची ये हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल से याद। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो बताइए कौन सा आता है? बताइए कौन सा आता है? ये आता है जो पथकर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पथकर। क्या पथकर राज्य सूची का विषय है? बीमा संघ सूची का विषय है। वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा तथा वन्य संवर्ती सूची का विषय है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? बताइए किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य ये है? समानता का अधिकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के बारे में उपलब्ध उपबंध किए गए हैं। समानता के मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। 14 से 18 तक जो है हमारे में समानता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख हैं लिज्जत पापड़। बताइए। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे। तो इसमें श्री महिला गृह उद्योग जो है ये है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्री महिला गृह उद्योग भारत में महिलाओं का शहरी सहकारी संगठन है। यह संगठन प्रमुख रूप से लिज्जत पापड़ बनाता है। पापड़ के साथ साथ इस उद्योग के अंतर्गत मसाला, गेहूं आटा, चपाती, कपड़ा धोने का पाउडर, साबुन, लिक्विड डिटर्जेंट आदि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? बताइए। यह है खुला सामान्य लाइसेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खुला सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति दी जाती है। अन्य किसी लाइसेंस या नीति के तहत कुछ शुल्क जरूर लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय के रूप में प्रभावित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का है सी। आयकर अधिनियम के अनुसार पिता से मिली नगद भेंट वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय के रूप में परिभाषित नहीं है, जबकि प्राप्त लाभांश तथा बैंक से प्राप्त ब्याज आय के रूप में परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल की बात हो रही है। तो ये हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अतः स्वयं इस्तीफा देने के अलावा राष्ट्रपति द्वारा परिचित पद्धति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये तो बस करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस समय उर्जित पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? बताइए, कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर 30 दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में कुल ऊर्जा के उपभोग में सर्वाधिक योगदान तापीय ऊर्जा का, जबकि न्यूनतम योगदान परमाणु ऊर्जा का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौनापन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसी कमी के कारण होता है? बौनापन किसकी कमी के कारण होता है? बताइए। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, तो ये तो गलत है पहला। बी कह रहा है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। अच्छा। और कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पंचकुला की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा जी। ये भी नहीं है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन बी है, यानी जो बी वाला जो ये वाला जो बी वाला है ये सही है, बाकी सब गलत हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यार, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये सब शामिल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधपरक डेटाबेस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधपरक डेटाबेस है, बताइए। तो ऑप्शन 29 का एक है ए। चलिए सोल्यूशन सुन लीजिए इसका। माई एक्चुअल विश्व में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुक्त स्रोत और संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इसके नाम का माई भाग इसके सह संस्थापक माइकल विदन्यूस की पुत्री के नाम पर है तथा एक्चुअल सीक्वेंशियल क्यूइंग लैंग्वेज डेटाबेस में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है। इसका विकासकर्ता ओरेकल कॉरपोरेशन है। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन है, बताइए कौन है। वैसे उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। ऑप्शन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, बताइए कौन सा सही है वक्तव्य। ऑप्शन ए है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन जो बी है वो मतलब जो पॉइंट नंबर बी है वो सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ही उन्हें मनोनीत करते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक उसके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। बताइए कौन सा है। ये स्पाईवेयर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर का गुप्त रूप से निगरानी रखता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करता है जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग की आदतें आदि। वह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के नियंत्रण में भी हस्तक्षेप कर सकता है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है, बताइए किसकी कमी के कारण होता है। पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहा है कि ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है, बताइए। नहीं किया है। पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझकर कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार निष्कर्ष ये सत्य है। 86 के अनुसार निष्कर्ष बी सत्य है। ओके। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यह यूनाइटेड किंगडम संसद का एक अधिनियम है। पॉइंट नंबर बी है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी दोनों के दोनों ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना। अतः ए और बी दोनों वक्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर हैं, बताइए। पुलिस सेवा में कितने कैडर हैं। तो 24 कैडर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर हैं, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसी सभी मामलों में मदरसा की संभावना को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश एवं
राज्य बनाम मदन लाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल 2015 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि बलात्कार या बलात्कार प्रयास के किसी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तो नाम ध्यान रखना, ये कौन सा नाम है? मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? बताइए किसके? 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? बताइए कौन है? ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1948 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करता है। वर्तमान में राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कि गलत है। अभी अगर मैं करंट की बात करूं तो वाई के सिन्हा कौन है? यहाँ के कैग है इस वर्तमान के। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल